जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे फेसबुक पेज संशील गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो आपके उत्तराखंड डीएलएड 2024 यानी दोस्तों आपका जो 30 नवंबर को अभी एग्जाम हुआ। तो आपको पता ही है दोस्तों कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 जीके, 50 मैथ, 50 रीजनिंग और 50 आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन जीके यानी सामान्य ज्ञान के हम लेकर इस क्लास में करने वाले हैं। फ़ायदा दोस्तों आपको इस क्लास से ये होने वाला है कि एक तो आप अपने क्लास में जो भी आप क्वेश्चन करके आए हैं एग्जाम देते हुए, तो आप मैच भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही गया और कौन सा गलत गया। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो था वो है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी, जिसे बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। और यह संविधान में हमारे अनुच्छेद 19 इसको लागू करता है, और अनुच्छेद 19 की संविधान की जो धारा है, अनुच्छेद है, इसकी वजह से दोस्तों आप अपनी भाषण दे सकते हैं और आज़ादी आपको बोलने की, अपने विचारों की आदान प्रदान करने की मिलती है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 51। तो आपका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 19 है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ हमसे ये पूछा गया है कि राजपुताना के निम्न राज्य में किसने अकबर की सुप्रभुता स्वीकार नहीं की। यानी जो दोस्तों अकबर राजा है उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं की। इनमें 4 ऑप्शन है, आमेर ने, मेवाड़ ने, मारवाड़ ने या बीकानेर ने। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो है मेवाड़। चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में, जहाँ हमसे पूछा गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। यानी जो क्वेश्चन दे रखे कि अर्थशास्त्र का उसका किससे संबंध है, ये हमें बताना है। तो इन्होंने पहला ए में आर्थिक जीवन, बी में राजनीतिक नीतियाँ, सी में धार्मिक जीवन और चौथा है दोस्तों यानी डी नंबर में सामाजिक जीवन। तो दोस्तों जो कौटिल्य हैं उनका दोस्तों जो अर्थशास्त्र का संबंध है या अर्थशास्त्र पर जो प्रकाश डालता है वो राजनीतिक नीतियों पर डालता है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर राजनीतिक नीतियाँ आएगा। निम्नलिखित में से किस देश में विक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, ये बताया गया है 2024 में दोस्तों। कहाँ पर हुआ था विक्स शिखर सम्मेलन, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो 4 देश के नाम दे रखे हैं, हमें सही नाम पर सही टिक लगाना है। तो दोस्तों जो 4 नाम है देशों के वो रूस, ब्राजील, चीन और भारत है। 2024 में दोस्तों शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है विक्स का, ये हमें बताना। तो ये हुआ है आपके रूस में। अब चलते हैं दोस्तों हम 5वें क्वेश्चन की तरफ, और 5वां क्वेश्चन हमें बता रहा है दोस्तों कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है। यानी दोस्तों हमसे ये पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड जो हमारा राज्य है, यहाँ पर 4 ऑप्शन यानी 4 खेती के इन्होंने नाम बताए 4 फसलों के, और हमें ये बताना कि सबसे ज़्यादा जो फसल उत्तराखंड राज्य में होती है इनमें से कुछ की हो रही है। चावल, गन्ना, गेहूँ और मंडुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर में चावल, यानी चावल की खेती उत्तराखंड में अधिक क्षेत्र में होती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और देखते हैं 6 क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। यानी जो वाद्य यंत्र है दोस्तों तो उत्तराखंड राज्य का घोषित किया गया है, यानी उत्तराखंड का वाद्य यंत्र कौन सा है हमें ये बताना है, बजाने वाला। दोस्तों 4 ऑप्शन है, हमें नाम बताने हैं, ढोल, बांसुरी, डूका या मस्कवीन। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ढोल। तो आपको उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र कौन से को घोषित किया गया है, ढोल को आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों 7 क्वेश्चन में, और यहाँ पता चल रहा है कि 2024 में का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के किसको मिला है। तो दादा साहेब फाल्के दोस्तों जो अवार्ड होता है, जो पुरस्कार होता है, वो किसको मिला है। यहाँ हमें 4 हीरो हीरोइनों के नाम दे रखे हैं, हमें सही नाम बताना है, रेखा, रजनीकांत, शाहरुख खान या मिथुन चक्रवर्ती। तो राइट आंसर दोस्तों आपका डी नंबर पे है, मिथुन चक्रवर्ती को ही 2024 का फिल्म का पुरस्कार दादा साहेब फाल्के मिला हुआ है। 8वें क्वेश्चन, तो फ्लोराइड दोस्तों जो प्रभावित करता है आपके शरीर के, यहाँ पर अंग दे रखे हैं और आपको सही आंसर पर सही टिक लगाना है। दांत, हृदय, गुर्दा या मस्तिष्क। तो ए नंबर में दोस्तों दांत है, और फ्लोराइड आप जो प्रदूषण है वो आपके दांत को प्रभावित करता है। 9वें क्वेश्चन में दोस्तों भारत में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। यानी जो हमारा उत्तराखंड राज्य है इसकी जीडीपी यानी ग्रोथ में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो किसका है। तो 4 ऑप्शन है, हमें सही ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता ही है कि प्राथमिक क्षेत्र में तो दोस्तों हमारी कृषि और जानवर पशुपालन वगैरह ये सब आते हैं, लेकिन जीडीपी में ग्रोथ कहाँ से होगा दोस्तों, तो ये आपके द्वितीय क्षेत्र से होगा, उद्योग धंधे से होगा, है ना दोस्तों। तो अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर, और हमसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन सी धातु यहाँ पर बताई जा रही है, लोहा, कैल्शियम, एल्युमिनियम या तांबा। तो सी नंबर में दोस्तों आपका एल्युमिनियम है, जो कि आपका राइट आंसर है।
ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों 11वें नंबर पर और देखते हैं हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? तो यहाँ चार ऑप्शन है। उद्देश्य का तो आपने पढ़ी होगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार या 7वीं अनुसूची में। तो जो इसका राइट आंसर कहलाएगा दोस्तों, जिसमें कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित होगा, तो वो आ गया आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर है। 12वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ हमसे पूछा गया कि भारत में सबसे पहले किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई? चार ऑप्शन है दोस्तों, याद ये रखना है आपको कि भारत में सबसे पहले जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नीलगिरी या सुंदरवन। तो राइट आंसर सी नंबर है आपका, नीलगिरी को। ठीक है दोस्तों। तो 13वें नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। यानी दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, पार्टी है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी सबसे पहली वाली। दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है। सरोजिनी नायडू, वी काजी कामा, एनी बेसेंट या इंदिरा गांधी। तो सी नंबर में दोस्तों आपको याद रखना है जो एनी बेसेंट है। अगर आपने एनी बेसेंट पे अपना गोला करके आए हैं, आप भर के आए हैं, तो आपका राइट आंसर चला गया है। 14वें नंबर में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा जा रहा है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली रूपांतरित किया? यानी उस राजा का नाम बताना है आपको, शासक का, जिसने आगरा से दिल्ली को रूपांतरित कर दिया। क्या? मुगल साम्राज्य की राजधानी को। चार ऑप्शन है दोस्तों, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या शाहजहां। तो दोस्तों शाहजहां को आपको याद रखना है, जो आगरा से दिल्ली को शिफ्ट कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है वो दिल्ली को शिफ्ट करने वाला शाहजहां है। 15वें क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? यानी किसके पास है? किसकी शक्ति दोस्तों? भारत में जो हमारे उच्चतम न्यायालय में जो जज होते हैं दोस्तों, न्यायमूर्ति होती हैं, वो किसके पास है कि उनकी संख्याएं बढ़ाई जा सकती है? तो चार ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या विधि आयोग। तो दोस्तों जो हमारा बी नंबर में संसद है, तो ये आपका राइट आंसर है। यानी संसद दोस्तों जो होती है वो ये तय करती है कि संख्याएं बढ़ानी चाहिए जजों की। ये जो निहित है, जो ताकत है, वो किसके पास है? संसद को। ये आपको याद रखना है। कौन सी ताकत? जजों की संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे पूछा गया है भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच कब हुई? यानी भारत में जो आम जनता है, इसमें इंटरनेट की पहुंच कब तक शुरू हुई, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है डेट के हिसाब से, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में दोस्तों इंटरनेट तक भारत में पहुंच आम जनता तक हुई, ये आपको बताना है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे आपके दोस्तों विनोबा भावे। कौन है दोस्तों? विनोबा भावे। उत्तराखंड के किस जिले में मालवा भूस्खलन आपदा घटित हुई? चार दोस्तों जिलों के नाम बताने हैं। चार जिले दे रखे हैं दोस्तों, हमें सही जिले का नाम बताना है। चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़। तो राइट आंसर आपका डी नंबर पिथौरागढ़ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है मालवा भूस्खलन। तो मालवा कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में, इसलिए आपका राइट आंसर चला जाएगा पिथौरागढ़। 19वें क्वेश्चन में दोस्तों निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? यानी अनुसूचित जाति के भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं? प्रतिशत है, ऐसे ही हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका पंजाब है, याद रखिएगा। अगर आप पंजाब पे टिक लगा के आए तो बिल्कुल सही लगा के आए। अब हम चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक करने वाला राज्य है। यानी भारत का हमें वह राज्य का नाम बताना है जो सबसे ज्यादा चाय उत्पादक करता है। तो दोस्तों यहाँ चार पहले राज्यों के नाम पढ़ लेते हैं और फिर राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल, केरल, असम या उत्तराखंड। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक वाला राज्य हमारा है असम। अब हम चलते हैं दोस्तों 21 क्वेश्चन की तरफ। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? चार ऑप्शन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को, नरगिस मोहम्मदी को, या फिर इलेस विलियास्की को, या फिर परमाणु विरोधी समूह निको को। तो आपको याद रखना है डी नंबर में परमाणु विरोधी समूह निको इंदिका को। ठीक है दोस्तों। 22वें क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है? चक्रवात तो आप समझते ही है ना, चक्रवात नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, हरिकेन, गर्जता चालीसा, टाइफून या बिलीव्लीज। तो आपको याद रखना है बी नंबर में गर्जता चालीसा, जो कि चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है। 23वें क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? चार देश के नाम है दोस्तों, ब्राजील, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें बी यानी भारत है। इसके बारे में तो आपने पहले से भी पढ़ लिया होगा कि पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत में मसालों की खोज के लिए, व्यापार के लिए आया था। तो ये तो आपको वैसे ही याद रहना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों हम 24 नंबर पे, और हमसे पूछा गया है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया है? चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य और अशोक। तो आपको याद रखना है सांची
जो स्तूप है उसका निर्माण अशोक ने करवाया है। अब हम चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की तरफ कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये हमसे पूछा गया। तो पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं और फिर आपको बताते हैं राइट आंसर कौन सा है। NITI आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो दोस्तों भारतीय आय की जो गणना करने का काम है वो है आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। 26वें क्वेश्चन में दोस्तों निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प प्रस्ताव स्वीकार किया था, कब किया था, हमें डेट बतानी है। सन पूछी जा रही है दोस्तों हमसे, क्या पूछा जा रही है फिर से समझिए। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र, यानी पृथक माने अलग से राष्ट्र, अलग से देश, पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया, कब किया गया, सन पूछी जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए में 1947, बी में 1906, सी में 1931 और डी नंबर में है 1940। तो डी नंबर में आपका राइट आंसर है 1940 में दोस्तों आपकी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था 1940 में। अब हम चलते हैं दोस्तों 27 यानी 27वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, 4 ऑप्शन है दोस्तों, फिर बताता हूँ मैं राइट आंसर कौन सा है। नीटम से, साइकस से, देवदार से या चीड़ से। तो राइट आंसर है दोस्तों आपके चीड़ के पेड़ से क्या प्राप्त किया जा रहा है, तारपीन, याद रखना है आपको। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, यानी 1935 से इससे कौन सी मैच नहीं खा रहा है। आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ए नंबर में केंद्र दैत शासन प्रणाली, अखिल भारतीय संघ प्रांतीय स्वतंत्रता या प्रांतों में दैत शासन प्रणाली। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें ए नंबर में केंद्र में दैत शासन प्रणाली। ठीक है, इसका संबंध 1935 से नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं दोस्तों आपको 29वें क्वेश्चन की तरफ। 1 गीगाबाइट यानी 1 GB डाटा बराबर है, बराबर का मतलब समझ गए ना आप, मतलब कि उतना ही है, क्या है देख लेते हैं। ए नंबर में 124 किलोबाइट, बी नंबर में 1000 बाइट, सी नंबर में 124 मेगाबाइट या डी नंबर में 1000 टेराबाइट। तो राइट आंसर यानी 1 GB का मतलब होता है दोस्तों मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट। आप नेट चलाते हैं दिन रात तो ये तो आपको पक्का पता होगा। अब 30वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो याद रखना है आपको दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन है, नंदा देवी, कामेट, पंचचूली या कंचनजंगा। तो दूसरे नंबर का दोस्तों जो हमारा आता है वो कामेट आता है, याद रखना है आपको। उत्तराखंड का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर कामेट है। 31वें क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, हमें ये बताना है दोस्तों। तो आपको बताना है अजमत अली खां सरोद, पंडित रविशंकर सितार, MS सुब्बुलक्ष्मी बीड़ा या फिर अल्लाह रखा तबला। तो इसमें सम्मिलित नहीं बताना है, जो संबंध नहीं है, तो वो है दोस्तों MS सुब्बुलक्ष्मी बीड़ा का संबंध यहाँ नहीं है। 32 यानी 32वें क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इफेक्टिव होता है, ये आपको याद रखना है। तो 4 ऑप्शन है, अग्नाशय, अमाशय, आंत या मस्तिष्क। तो आपको याद रखना है टाइफाइड का जब भी आपसे प्रभावित होने वाला अंग के बारे में पूछा जाएगा तो आपको आंत बताना है। अब हम ये चलते हैं दोस्तों आपको 33 यानी 33वें क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, चोल, पांड्या, चेर या पल्लव। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो चला जाएगा आपको चोल में, यानी चोल शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। अब चलते हैं 34 यानी 34वें स्थान में। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है 34वें क्वेश्चन में। सिडकुल यानी राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों आपके देहरादून में। आपको याद रखना है कि सिडकुल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में, आपको याद रखना है। 35 यानी 35वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, क्या कहना चाह रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर आपको पारित करना है, आपको जो बिल पेश किया जा रहा है अगर आप उसके खिलाफ हैं, उसको आप अविश्वास दिखाते हैं, तो आपके पास कितने दोस्तों यहाँ पर सांसदों का समर्थन होना चाहिए। तो वो होना चाहिए दोस्तों आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहले तो ऑप्शन सुनिए फिर आपको राइट आंसर बताता हूँ। ए नंबर में 273, बी नंबर में 100, सी नंबर में 160 और डी नंबर में 50। तो 50 यानी 50। तो अगर आप दोस्तों किसी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए चाहते हैं तो आपके पास 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। 36वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधित करने की शक्ति प्रदान की है। हमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि संविधान ने किस अनुच्छेद में ये बताया कि संसद संविधान के और उसके प्रावधानों में संशोधन कर सकती है।
ये शक्ति उसे कौन से अनुच्छेद से मिलेगी, हमें अनुच्छेद का नाम बताना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, पहले तो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं वो बताता हूँ, फिर आपको राइट अनुच्छेद के बारे में बताता हूँ। तो पहला है दोस्तों ए में अनुच्छेद 356, फिर है 123, और सी नंबर में अनुच्छेद 368, और डी नंबर में अनुच्छेद 358। तो जो आपका राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा दोस्तों आपको 368, यानी अनुच्छेद 368 में आपको यहाँ पर दोस्तों संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368 में। 36 चलते हैं दोस्तों 37वें क्वेश्चन में और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, यानी कि जो मणिपुर राज्य है दोस्तों, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जाति के लोग कौन से हैं। तो दोस्तों कुकी, नागा, मैतेई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सी नंबर में जो मैतेई है वही आपका राइट आंसर है। अगर आप मैतेई पर टिक लगा के आए तो आप बिल्कुल सही लगा के आए। अब हम चलते हैं 38 यानी 38 की क्वेश्चन में और देखते हैं दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए नंबर में IFC, बी नंबर में RBI, सी नंबर में नाबार्ड और डी नंबर में SBI। तो दोस्तों राइट आंसर सी नंबर में नाबार्ड। ये दोस्तों आपके ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं 39 क्वेश्चन में और देखते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि दूध को दही के रूप जमने का कारण है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण है ये बताना है आपको। आपने विज्ञान तो जरूर पढ़ी होगी दोस्तों पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूध को दही जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, जीवाणु होता है दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखिए माइकोबैक्टीरियम, ईस्ट यानी खमीर, लैक्टोबैसिलस और यहाँ पर दोस्तों स्यूडोमोनास। तो आपको याद क्या रखना है, लैक्टोबैसिलस, जिसके द्वारा दूध से दही बनने में जीवाणु जो होता है वो बनाता है। अब हम चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है। के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन आपको याद रखना है दोस्तों, के कस्तूरी रंगन NEP 2020 के अध्यक्ष है। हम चलते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दोस्तों यहाँ हमसे क्या पूछा जा। स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, पर्वत, रेगिस्तान, वन या महासागर। तो डी नंबर में दोस्तों आपका महासागर राइट आंसर है। इस पे आपको टिक लगाना चाहिए था, अगर आप लगा के आए तो बिल्कुल सही लगा के आए। अब हम चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, कृषि आयकर या उत्पाद शुल्क। तो दोस्तों केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत इसमें से नहीं है, तो वो है आपका कृषि आयकर। याद रखना है आपको, कृषि आयकर। अब चलते हैं 43 में दोस्तों और यहाँ देखते हैं क्या पूछा गया। त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम है, यानी जो त्वचा कैंसर हो रही है दोस्तों, तो वो किसकी वजह से हो रही है, वो दर कैसे बढ़ी है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये आपको दोस्तों जरूर पता होना चाहिए क्योंकि आप इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूरज से पराबैंगनी किरणें आती हैं और प्रदूषण ज़्यादा खराब होने की वजह से जो ओजोन परत है उसमें छेद होता जा रहा है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो 4 ऑप्शन है, पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों। अम्लीय वर्षा की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर ओजोन परत क्षरण का। तो जो आपका डी नंबर में दोस्तों ओजोन परत क्षरण का, इसी पे आपको टिक लगाना था और यही आपका राइट आंसर है, ओजोन परत क्षरण। अब चलते हैं दोस्तों 44 के देखते हैं यहाँ क्या पूछा गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन स्टिंग्स, डॉफिटन ऑफ लेस, लॉर्ड डलहौजी या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। तो दोस्तों राइट आंसर आपका इसी में है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित है, यहाँ पर लेटिन होना चाहिए था। अब 45वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा गया हमें कि रुपए जारी किया गया है किसके द्वारा। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके, SBI द्वारा, PNP द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड द्वारा या राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड द्वारा। हमें राइट आंसर पे बताना है दोस्तों। तो ये आपका जो सी नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड द्वारा रुपया जारी किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आपको 46वें क्वेश्चन की तरफ। में से किस नदी वेसिन द्रोणी भारत में सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा। तो आपको याद रखना है गंगा का नाम। सबसे बड़ा कौन हो गया दोस्तों, यहाँ पर गंगा हमें नाम याद रखना है। 47वें क्वेश्चन में पूछा गया है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया। मोबाइल तो आप बहुत चलाते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका आविष्कार किसने किया। नहीं पता है कोई बात नहीं, आज आपको पता चल जाएगा और आपको हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं, पहले तो मैं आपको नाम बताता हूँ, उसके बाद राइट आंसर बताता हूँ। रेमंड सैमुअल टॉम्लिंसन, मार्टिन कूपर, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव जॉब्स। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो आपका मार्टिन कूपर। मोबाइल का आविष्कार करने वाले कौन है, मार्टिन कूपर।
48वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपको किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? डेट पूछी गई है दोस्तों, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 मार्च या 10 मार्च। तो बी नंबर में दोस्तों जो आपका 1 दिसंबर है, इसी के दिन हम विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा कि किसकी वजह से, कौन सी तैयारी ना करने से या कौन सी सुरक्षा ना अपनाने से ये बीमारी होती है। अब चलते हैं 49 यानी 49 और हम देखते हैं यहाँ क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग माना जाता है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग या कागज का उद्योग। तो दोस्तों हमारा जो भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग माना जाता है तो वो आपका सूती वस्त्र उद्योग का माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग यानी कपड़े का दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 50वां क्वेश्चन है यानी 50वां क्वेश्चन है, और देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। न्यायिक प्रलोभन का अधिकार किसके पास है? न्यायिक प्रलोभन का अधिकार किसके पास है? पहले में दोस्तों राष्ट्रपति के पास, बी नंबर में उच्च न्यायालय में, सी नंबर में उच्चतम न्यायालय में, डी नंबर में बी व सी दोनों के पास है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका डी नंबर है, जिसमें बी और सी यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दोनों के पास ही दोस्तों आपका न्यायिक प्रलोभन का अधिकार है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने जीके के जो आपके सामान्य ज्ञान के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने उत्तराखंड डीएलएड 2024 यानी अभी 30 नवंबर को जो एग्जाम दिया, उसके सारे क्वेश्चन जो 50 नंबर के दोस्तों जो आपके 50 क्वेश्चन थे जीके के यानी सामान्य ज्ञान के, वो हमने एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण। मुझे उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्लास से आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा। तो इस क्लास को आपको करना ये है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि दोस्तों वो अपने आंसर की में क्लास के माध्यम से अपने आंसर को मैच कर लें। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितनी हेल्प इस क्लास से मिल रही है। नमस्कार।